आज के अखबारों को अगर आप उठा के देख लें, मैं टेलीविज़न की बात नहीं जानता, लेकिन अखबारों को उठाकर आप देख लें तो 6 दिसंबर ज़्यादातर अखबारों से गायब है। जब मैं 6 दिसंबर बोल रहा हूँ तो 6 दिसंबर 1992 की बात कर रहा हूँ, जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। और ये मेरी याददाश्त में पहली बार है कि जिन अखबारों को मैं मानता हूँ कि वे सावधान हैं, सचेत हैं, उन्होंने भी 6 दिसंबर 1992 को याद नहीं किया है। कई वजहें हो सकती हैं, लेकिन ये भूल जाना भी बहुत मानीखेज है। लेकिन 6 दिसंबर 1992 की याद को ज़िंदा रखने के लिए आपने ये बैठक की और उसका एक संदर्भ आप दे रहे हैं, जिसके बारे में बात की गई कि रोहित वेमुला से लेकर और नजीब तक का सिलसिला है। और इसमें इस 6 दिसंबर की अहमियत को समझना हम सब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे नजीब का गायब हो जाना कोई बहुत मायने नहीं रखता और नजीब की खोज में अर्जेंसी नहीं है। नजीब को खोजा जाए, इसको लेकर कोई अर्जेंसी न तो विश्वविद्यालय के प्रशासन में दिखलाई पड़ती है, न दिल्ली पुलिस में दिखलाई पड़ती है, और न ही हमारे इस देश के मीडिया में उसको लेकर कोई अर्जेंसी दिखलाई पड़ रही है। तो ये जो अर्जेंसी की कमी है, इस अर्जेंसी की कमी को आप दूसरी चीज़ों से जोड़ सकते हैं। क्यों ये अर्जेंसी की कमी है? यह अर्जेंसी की कमी क्यों 6 दिसंबर 1992 को जो हुआ उसे समझने और उसका इंसाफ करने में भी अर्जेंसी का एहसास क्यों नहीं है? क्यों उसकी ज़रूरत लोगों को महसूस नहीं होती है? और क्यों अक्सर यह सलाह दी जाती है कि एक चीज़ अब हो गई और उसे भूल जाइए और अब आगे बढ़ जाइए, क्योंकि दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है और आप कब तक 6 दिसंबर 1992 से चिपके रहेंगे। तो अक्सर हम एक के बाद एक ऐसी घटनाओं से दो चार होते हैं जो धीरे धीरे गुजरने लगती हैं, हमारी याददाश्त का या याद का हिस्सा बन जाती हैं, और उसके बाद यह कहा जाता है कि आप अगर उन्हें याद कर रहे हैं या याद करने पर ज़िद कर रहे हैं तो इसका मतलब आप एक ज़ख्म को, एक घाव को ज़िंदा रखना चाहते हैं। आप इस देश में समरसता को भंग करना चाहते हैं, आप हिंसा का माहौल बनाना चाहते हैं और आप नहीं चाहते हैं कि अमन और चैन कायम हो। लेकिन एक दूसरी बात भी है, बहुत संक्षेप में मैं उसको आपके सामने रखना चाहूँगा जिस तरह मैं इसको समझने की कोशिश करता हूँ कि रोहित वेमुला, 6 दिसंबर, नजीब, हमारे आज का हिंदुस्तान, इसको हम कैसे समझें कि रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद अभी से कुछ महीने पहले रोहित वेमुला को लेकर एक नया चरित्र हत्या का अभियान शुरू हुआ, जिसमें फिर से ये बात शुरू हुई कि वह दरअसल दलित थे ही नहीं और रोहित वेमुला के परिवार के लोग झूठ बोल रहे थे, और इसलिए रोहित वेमुला की आत्महत्या अपने आप में कोई अपराध नहीं है जिसके लिए आप किसी को दोषी ठहराना चाहें। पूरा किस्सा कुछ इस तरह बुना जाता है। लेकिन रोहित वेमुला या अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन इतना ज़्यादा खतरनाक क्यों मालूम पड़ा? और वो सिर्फ इसलिए कि रोहित वेमुला हालांकि अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन से जुड़े हुए थे और अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन हालांकि अम्बेडकर के नाम पर है,
जिससे यह पता चलता है कि वह दरअसल दलित हितों और दलित अधिकारों के लिए काम करेगा। लेकिन अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन और रोहित वेमुला जिस एक चीज़ को सामने रख रहे थे वो ये कि हम दरअसल जितने भी सताए हुए, जितने दबाए हुए, जितने ऑप्रेस्ड लोग हैं, हम उन सब के अलायंस की बात कर रहे हैं। इसलिए रोहित वेमुला का अपराध यह था कि वह मुसलमानों का सवाल उठा रहा था। अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन का अपराध यह था कि वह मुसलमानों की बात कर रहा था। अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन अगर सिर्फ और सिर्फ दलितों की बात करता रहता तो बहुत परेशानी की बात नहीं थी, यह मेरी समझ है। लेकिन चूंकि उन्होंने मुसलमानों का सवाल उठाया, इसलिए वे अपने आप में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गए। और इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है कि दलितों में जो नया शिक्षित वर्ग है, वह नया शिक्षित वर्ग अपनी एक ऐसी राजनीतिक भाषा विकसित करे जो राजनीतिक भाषा भारत में जनतंत्र को एक नई दिशा में ले जा सके, जिसमें वो बतला रही है कि दरअसल दलित और मुसलमान ये दो और आदिवासी ये तीन ऐसी पहचानें हैं जिन तीन पहचानों को एक साथ आना बहुत ज़रूरी है और तीनों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना बहुत ज़रूरी है। यह नई राजनीतिक भाषा बहुत ज़्यादा खतरनाक मालूम पड़ने लगी और इस वजह से इतना तीखा हमला अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन पर, रोहित वेमुला पर, इतना ज़्यादा नफरत का हमला इन पर किया गया। उसी के साथ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पर जो हमला हुआ उसके पीछे भी यही बात है कि वह एक नई जनतांत्रिक भाषा की खोज की बात कर रहा है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र कर रहे हैं, रोहित वेमुला कर रहे हैं। इस चीज़ को ख़त्म करके पहचान की राजनीति को एक बहुत सक्रिय गली में ढकेल देना, जिसमें जितनी भी ऑप्रेस्ड आइडेंटिटीज़ हैं, मैं फिर संकीर्ण अर्थ में उनको आइडेंटिटीज़ नहीं कह रहा हूँ, वे सब एक दूसरे से अलग हो जाएं और कोई एकजुटता न कायम हो पाए, यह कोशिश करना, यह अभी जो माहौल है या अभी जो निज़ाम है उसका काम दिखलाई पड़ता है। चूँकि आज का दिन अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस भी कहा जाता है, बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किए जाने का भी दिन है, इसलिए इसे एक दूसरे ढंग से भी समझने की ज़रूरत है कि जनतंत्र के बारे में हम जब बात करते हैं तो जनतंत्र की जांच हमेशा हम एक पैमाने से कर सकते हैं, और वो क्या है? वो ये है कि हम यह देखें कि जनतंत्र में कौन से समूह हैं जो यह यकीन अपने अंदर पाते हैं कि वे अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। जनतंत्र में हमेशा इसकी जद्दोजहद चलती रह सकती है कि कुछ समूहों को की ताकत छीनने की कोशिश की जाए, कुछ समूह ज़्यादा ताकतवर महसूस करें। लेकिन किसी भी जनतंत्र की सेहत की जांच आप ऐसे कर सकते हैं कि उसमें कौन से समूह हैं जो अब यह महसूस कर रहे हैं कि वे बोल नहीं सकते, और कौन से समूह हैं जो दावा पेश कर सकते हैं उस जनतंत्र। इसकी जांच बहुत आसान है। मसलन अगर आप ऊना की घटना देख लें जो गुजरात में हुई, ऊना की घटना के बाद दलितों का एक बड़ा आंदोलन हुआ, दलित बाहर निकले, उन्होंने आंदोलन किया, लेकिन उसके पहले झारखंड में 2 मुसलमानों को मारकर टांग दिया गया और उन्हें टांग दिया गया था इसी आरोप में कि वे मवेशियों को ले जा रहे हैं, गाय ले जा रहे हैं बेचने के लिए या मारने के लिए, उनको मार के टांग दिया गया। झारखंड में मुसलमान सड़क पे नहीं निकले, भारत में मुसलमान कहीं भी सड़क पर नहीं निकले इस मसले पर। और सिर्फ झारखंड में नहीं, हमें पता है कि हम सिर्फ इखलाक को याद करते हैं, लेकिन तब से लेकर आज तक अगर देखें तो
सिर्फ गाय के नाम पर अनेक मुसलमानों की हत्या या पिटाई हो चुकी है, लेकिन मुसलमान सड़क पे नहीं निकल सके। तो यह कि दलित निकल सकते हैं, मुसलमान नहीं निकल सकते, इससे हम जांच कर सकते हैं कि कौन हिंदुस्तानी जनतंत्र में ज़्यादा डिसएम्पावर हो गया है। जब मैं ये कह रहा हूं तो मैं सिर्फ सोचने के लिए आपके सामने प्रस्तावित कर रहा हूं कि मुसलमान अब विश्वस्त महसूस नहीं करते हैं कि वो निकलकर इस जनतंत्र पे अपना दावा पेश कर सकते हैं। उनसे यह कहा जा रहा है कि आप पढ़ाई लिखाई कीजिए, आप खाइए पीजिए, आप रहिए, लेकिन आप राजनीतिक स्वर में बात मत कीजिए, आप राजनीति की बात मत कीजिए, आप भारतवर्ष पर राजनीतिक दावा पेश मत कीजिए। यह घटना है जो बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद से जो घटनाक्रम चला है उसमें विकसित हुई है, और उसको लगभग भारत के सारे राजनीतिक दलों ने स्वीकार कर लिया है। और हमें आज के दिन अगर किसी पर विचार करना है तो इसी चीज पर विचार करना है कि भारतीय जनतंत्र को अगर उस दिशा में आगे बढ़ना है जिसकी बात रोहित वेमुला कर रहे थे, या जिसकी बात अंबेडकर ने की थी, क्योंकि मुझसे अंबेडकर की एक परिभाषा मैं नहीं भूल पाता जो उन्होंने अल्पसंख्यक की थी, और उसमें उन्होंने कहा था कि महत्वपूर्ण संख्या नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि वह कौन सा समुदाय है जो अपने आप को राजनीतिक रूप से अशक्त महसूस करता है, जो अब खुद को राजनीतिक रूप से अशक्त महसूस करता है, वो माइनॉरिटी के स्टेटस में है या वो अल्पसंख्यक माना जाएगा। तो हम तो खैर अभी जिस समय है उसमें 6 दिसंबर को ही बुलाने की बात हो रही है। भीमराव अंबेडकर का पूरा नया संस्करण तैयार करने की कोशिश हो रही है, और मुसलमानों को एक बहुत ही इनसिग्निफिकेंट प्रेजेंस में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, जो कहीं हैं लेकिन जिनके बारे में बात करना ज़रूरी नहीं है, या जिन्हें अपनी मुसलमानियत को असर्ट करना, जैसे ही वो ये करें उन्हें शर्मिंदा किया जा सकता है कि आप जैसे ही ये करते हैं आप दरअसल भारतवर्ष के नैरेटिव को आप तोड़ रहे हैं। लेकिन इस तरह की जो कोशिशें हैं जिसमें हम सब लोग इकट्ठा होते हैं, जिसमें हम यादों को ज़िंदा रखते हैं, वह 6 दिसंबर की याद हो या अम्बेडकर की याद हो या रोहित वेमुला की याद हो, और हम जानते हैं कि नजीब का गायब होना और उस गायब होने को घटना विहीन बना देना, यह कोई अलग से हुई घटना नहीं है, ये एक बड़े घटनाक्रम का हिस्सा है। और जब तक इस पूरे बड़े घटनाक्रम पर और परिदृश्य को बदलने की हम कोशिश नहीं करेंगे, हम शायद ऐसी घटनाओं का शिकार होने के लिए और उन पर बार-बार प्रतिरोध करने के लिए बाध्य होंगे। लेकिन मैं फिर बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका। ये उम्मीद आप लोगों से थी और आपने किया कि आपने 6 दिसंबर को याद किया, और 6 दिसंबर के संदर्भ में इन सारी चीज़ों पर हम सब लोग बात कर रहे हैं। बहुत बहुत